नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल कीप गोइंग विद जीके में। दोस्तों, जैसा कि 11 अप्रैल को एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था रीट पात्रता परीक्षा की एग्जाम से रिलेटेड, उसमें हल्की सी डिटेल दे दी गई थी और 12 तारीख को इसकी जो है डिटेल्ड विज्ञप्ति है वो है जारी हो चुकी हैं। तो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 इससे संबंधित अब आपकी जो डिटेल ये विज्ञप्ति है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उन सबको आज इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपके मन में कोई सवाल नहीं रहना चाहिए, इसके बाद सिर्फ आपको तैयारी करनी है। तो ये कब जारी हुआ है? ये 12 तारीख अप्रैल 2022 को ये विज्ञप्ति जो है जारी की गई है और इसको आप जो है ये जो इसकी वेबसाइट है http raj.edu.board.rajasthan.gov.in इस पे जाके देख सकते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि एक लिंक एक्टिव कर देंगे ये लोग रीट राज 2022 के नाम से, तो वो लिंक एक्टिव हो चुका है और इसके ऊपर जो है आपको ये विज्ञप्ति भी मिल जाएगी और सिलेबस भी मिल जाएगा। सिलेबस के लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब आइए फटाफट से डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि क्या क्या है और क्या नहीं। जैसा कि पहले वाले वीडियो में मैंने ये चीज़ आपको बता दी है कि ये जो परीक्षा है वो सिर्फ और सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है और इसको सिर्फ आपको है क्वालिफाई करना है, कितने 90% मार्क्स लाके। अब बात कर लेते हैं कार्यक्रम की कि वेबसाइट पर जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि क्या है। तो दिनांक 18/4/2022 मतलब कि 18 अप्रैल 2022 से ये फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे और 18 मई 2022 18/5/2022 को रात को 12 बजे तक आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। अब सेकंड नंबर जो फीस सबमिट करने का है, तो चालान मुद्रित कर निर्धारित बैंकों की शाखा पर शुल्क जमा कराने की तिथि, मतलब आपको पहले इसका चालान प्रिंट करवाना पड़ेगा, मतलब पहले फीस पे करनी होगी, उसके बाद में जो आपके आगे का फॉर्म फिल किया जाएगा। तो चाहे तो आप बैंक के थ्रू करवा सकते हैं अपना चालान प्रिंट करवा के बैंक में पे करके और उधर से जो आपको आईडी नंबर मिलेंगे उससे। अदरवाइज अगर आप ऑनलाइन करते हैं ई मित्र वगैरह पे, साइबर कैफे पे या डेबिट कार्ड से, यूपीआई से, तो उसमें भी आप पहले पे करके उसके बाद में फॉर्म भर सकते हैं। अब इधर ये चीज़ ध्यान रखना कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट तो 18 तारीख है, परंतु जो फीस पे करने की दिनांक है वो 18 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। 18 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है और इसकी लास्ट दिनांक क्या रहेगी? 13 मई 2022 इसकी लास्ट दिनांक रहेगी। इस चीज का अपन को जो है ध्यान रखना है कि 13 तारीख इसकी जो है लास्ट डेट रहेगी। अब आगे बात करते हैं वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की संभावित तिथि। अब आप फॉर्म भर सकते हैं, इस बार बहुत ही अच्छे से विज्ञप्ति जारी की गई है, डिटेल्स में देखिए। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की संभावित तिथि क्या हो सकती है? वो हो सकती है दिनांक 4/7/2022 शाम 4 बजे से, मतलब कि 14 जुलाई 2022 को शाम को 4 बजे से आपके जो है प्रवेश पत्र डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। आगे बात करते हैं परीक्षा की तिथि के बारे में। तो परीक्षा की तिथि के बारे में देख लीजिए आप लोग, कब से होना है? दिनांक 23/7/2022 मतलब 23 जुलाई 2022 शनिवार और दिनांक 24/7/2022 यानी कि 24 जुलाई 2022 रविवार। ये 2 दिन आपके परीक्षा की तिथि के निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा बताया गया है कि आवेदकों की संख्या एवं विश्वसनीय परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता के दृष्टिगत परीक्षा का आयोजन 24 जुलाई 2022 से आगे की तिथियों को भी रखा जा सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर स्टूडेंट ज्यादा हो जाते हैं, सेंटर कम पड़ते हैं, तो 23 से स्टार्ट होके 23, 24, 25, 26 ऐसे कंटिन्यू आगे आगे दिन भी बढ़ा सकते हैं ताकि एग्जाम आराम से करवा सके। पहले से इन्होंने मेंशन कर दिया है। जैसे जैसे आगे नोटिफिकेशन आएगा आपको पता चलता जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे भी कोई न्यूज़ आती है तो आपको अपडेट मिल जाएगी। अब आगे बात करते हैं परीक्षा प्रारंभ होने का समय। परीक्षा प्रारंभ होने का समय, इसमें 2 पारी रहेगी आपकी, प्रथम पारी और द्वितीय पारी। प्रथम पारी में सुबह 10 बजे से लगा करके दोपहर में 12:30 बजे तक प्रथम पारी के एग्जाम होंगे और दोपहर में 3 बजे से शाम को 5:30 बजे तक ये रहेगी आपकी सेकेंड पारी। नोट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग करना वांछनीय है। जैसा कि पहले वाले एग्जाम में भी यही था। परीक्षा केंद्र पर विभिन्न प्रकार के जांचों में समय लगेगा। आपका आईडी वगैरह चेक करेंगे, जो आपने ड्रेस वगैरह पहन रखी वो भी चेक करेंगे, क्योंकि पिछले एग्जाम्स में जो डिलाई हो गई तो ये नहीं चाहेंगे कि इस बार भी ये हो। इसके बाद में जांच पश्चात ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति होगी। चेकिंग तो बहुत अच्छी वाली होगी, इस बार कोई भी लूपहोल नहीं छोड़ेंगे ये लोग। परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। अब कोई अगर लेट पहुंचता है तो उसमें एनी हाउ वो अंदर जाने ही नहीं देंगे। जो इस बार गड़बड़ियां हुई है, मुझे नहीं लगता आप रोए गिड़गिड़ाएं तो वो अंदर एंट्री करेंगे। तो जब भी एग्जाम हो एक वीडियो और बनाएंगे बाद में, अभी तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। पर फिर भी डिटेल्ड विज्ञप्ति इन्होंने बता दी है कि आधा घंटा पूर्व परीक्षा होने के आधा घंटा पूर्व तक की परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी, उसके बाद में अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद में परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न
पुस्तिका में अंकित निर्देश पढ़ने के लिए 10 मिनट का आपको जो है समय दिया जाएगा। ये यहाँ तक हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं उसके बारे में देख लीजिए। जो मैंने चीज आपको ऊपर बताई थी, देखिए वही है यहाँ पर। ये देखिए एक और चीज, ऑनलाइन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से किया गया आवेदन कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई भी दूसरा तरीका नहीं है फॉर्म सबमिट करने का, आपको ऑनलाइन ही इसके लिए आवेदन करना पड़ेगा। एक और चीज मेंशन की है जो शॉर्ट नोटिस में भी थी, वर्ष 2021 की रिट लेवल 2 के आवेदकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। क्लियर हो जानी चाहिए ये चीज। सिर्फ और सिर्फ कौन फीस सबमिट करेंगे, जो लेवल 1 वाले जिन्होंने लास्ट ईयर भी फॉर्म फिल करा था वो भी, और जो फ्रेशी होंगे वो भी। लेवल 1 के लोग फीस भरेंगे। लेवल 2 के जो फ्रेशी हैं, जो इस बार ही आवेदन कर रहे हैं, उनको भी फीस भरना जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने पिछली वाली रिट में लेवल 2 से एग्जाम दिया था और फीस सबमिट कर दी थी, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों से शुल्क नहीं लिया जाएगा, बाकी सबसे शुल्क लिया जाएगा। ये देखिए एक और चीज, समस्त नवीन अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम नाम, पिता का नाम, माता का नाम, परीक्षा का स्तर, मतलब आपका जो भी लेवल है फर्स्ट सेकंड, मोबाइल नंबर अंकित कर संबंधित बैंक ऑनलाइन भुगतान का चुनाव कर, मतलब अगर आप बैंक से पे करें तो बैंक, और ऑनलाइन भुगतान करें तो ऑनलाइन भुगतान कर परीक्षा शुल्क जमा कराना होगा। पहले फीस जमा होगी और उसके बाद में जो है बैंक से आपका शुल्क का सत्यापन होने के बाद ही अभ्यर्थी अपना परीक्षा का आवेदन पत्र भर सकेगा। फॉर्म भरने के बाद फीस नहीं जमा होगी, इस बार पहले फीस जमा होगी और उसके बाद में जो है आपका फॉर्म भरा जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए फिर से इन्होंने इस चीज को जोड़ दिया है ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। देखिए फिर से परीक्षा शुल्क के बारे में पूरी डिटेल बताई है। आवेदन शुल्क रिट 2021 के अनुसार ही रहेगा, मतलब जो पिछली बार आवेदन की फीस थी वही फीस है, कोई चेंजेस नहीं है। और रिट लेवल 2 के वर्ष 2021 के आवेदकों से कोई नवीन शुल्क नहीं लिया जाएगा। आप ई मित्र वगैरह पे, साइबर कैफे वगैरह पे अगर फॉर्म भरने जाते हैं तो फॉर्म फिल के जो आपके पैसे लगते हैं वो उनकी जो भी है उसको पे करना होता है। इसके अलावा एग्जाम के लिए आपसे कोई पे नहीं करवाया जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना, बाहर जाके बहस मत करना कि फॉर्म भी फ्री में भरो, ठीक है। अब आप आवेदन जो है अपना परीक्षा शुल्क जो है वो या तो बैंकों के माध्यम से चालान से करवा दीजिए, आपका डेबिट कार्ड एटीएम से करवा दीजिए, नेट बैंकिंग से करवा दीजिए, यूपीआई या ई मित्र से करवा दीजिए, किसी से भी आप जमा करवा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अब इसको हाईलाइट करके दे रखा है थोड़ा, इसको अच्छे से देख लो। प्रथम स्तर लेवल 1 के लिए अच्छे से ये वाला ब्लॉग अच्छे से देखना जिसको अभी भी समझ में नहीं आया। प्रथम स्तर जो लेवल 1 के अभ्यर्थी हैं उनसे 550 रुपए फीस ली जाएगी। अब स्तर द्वितीय मतलब जो लेवल 2 के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने रिट 2021 में आवेदन कर रखा था, उनसे किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, उनसे किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेवल सेकंड के अंदर ही जो रिट 2021 के आवेदकों को छोड़कर हैं उनसे भी 550 रुपए फीस ली जाएगी। उसके बाद में दोनों स्तर के आवेदक हेतु अगर प्रथम स्तर नवीन आवेदक हैं और स्तर द्वितीय भी नवीन आवेदन है, मतलब कि आप फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों के लिए ही फ्रेश ही हैं, तो आपको 750 रुपए फीस देनी पड़ेगी। सिंगल भरते हैं, जैसे फर्स्ट लेवल का आपने भरा तो 550 रुपए, सिर्फ फर्स्ट लेवल भरा तो 550 रुपए, अगर आपने सिर्फ सेकंड लेवल भरा, ठीक है, तो भी सिर्फ 550 रुपए, परंतु आपने फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों के दोनों भरे हैं तो आपसे टोटल ओवरऑल 750 रुपए लिए जाएंगे। कितने? 750 रुपए ओवरऑल लिए जाएंगे। अब बात करते हैं स्तर द्वितीय की। स्तर द्वितीय की बात करें तो जो नवीन आवेदन वाले हैं दोनों परीक्षाओं में, तो प्रत्येक लेवल स्तर हेतु पृथक शैक्षणिक योग्यताएं होना इनके लिए अनिवार्य है। फीस कितनी रहेगी? 750 रुपए, ये मैंने बता दिया, कॉमन जो भी था। अब दोनों स्तरों हेतु प्रथम स्तर पूर्व नवीन आवेदन, प्रथम स्तर में भली पूर्व आवेदन किया है चाहे नवीन आवेदन किया है, और स्तर द्वितीय जिन्होंने पूर्व आवेदन दोनों परीक्षाओं में कर रखा है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? 200 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर अभी भी कंफ्यूज है तो मैं बता देता हूं। लेवल फर्स्ट के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो 550 रुपए की आपको फीस देनी पड़ेगी। लेवल सेकंड से अगर आप फॉर्म भरते हैं और 2021 में आपने पहले आवेदन कर रखा है तो आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेवल सेकंड के लिए आप अप्लाई करते हैं परंतु आप फ्रेश हैं या लास्ट ईयर आपने अप्लाई नहीं किया था तो आपसे 550 रुपए लिए जाएंगे। चाहे आप दोनों स्तर के लिए आवेदन कर रहे हैं, अगर दोनों स्तर के लिए आवेदन कर रहे हैं और लेवल फर्स्ट नवीन आवेदन है और लेवल द्वितीय नवीन आवेदन है दोनों परीक्षाओं में, तो आपसे 750 रुपए लिए जाएंगे। और अगर आप फर्स्ट लेवल भी भर रहे हैं और सेकंड लेवल भी भर रहे हैं परंतु आप वो हैं जिन्होंने 2021 की परीक्षा में सेकंड लेवल के लिए फी पेमेंट कर दी थी, तो दोनों लेवल के लिए आवेदन करने पर आपको सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए भरने पड़ेंगे।
ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी भी कंफ्यूज हो तो एकदम बिंदास कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर अभी भी कंफ्यूज हो रहा है, मैं अलग से कमेंट करके आपको इसके बारे में बता दूंगा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक लेवल स्तर हेतु वांछित क्रमशः शैक्षणिक योग्यताएं अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यताएं जो विज्ञप्ति के अंदर दे रखी है, मैं आगे बता भी दूंगा, वो अगर आपने नहीं की है तो एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दिया है इस बार रीट को। ये कर्म है लोगों के जो नकल की थी, मेहनत वाले बच्चों का जो खा गए थे पूरा रिजल्ट, उनके लिए है। तो इस बार बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला है, ध्यान से इस वीडियो को देखना। बड़ा तो बनेगा क्योंकि विज्ञप्ति भी बड़ी है, इस चक्कर में मत रहिएगा कि यार बहुत बड़ा वीडियो बन गया है। जहां भी देखोगे बड़ा वीडियो ही मिलेगा। अच्छे से एक एक चीज को मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ढंग से देख लेना। अब ये क्या बोल रहे हैं, यदि बिना जांच किए शुल्क जमा करवा दिया गया तो शुल्क किसी भी स्थिति में नहीं लौटाया जाएगा। कोई दंगे वंगे करने से कोई मतलब नहीं है। आवेदक के पास लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की वांछित शैक्षणिक योग्यताएं होना आवश्यक है। बाद में आप नाटक नहीं कर सकते, इन्होंने पहले से आपको इस चीज के बारे में बोल दिया है। अब ये क्या है, अगला पॉइंट देखिए। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा हेतु आवेदक आवेदन पत्र का प्रारूप मतलब समझते हैं, एक मतलब कच्चा चिट्ठा, जो मतलब मॉडल पेपर टाइप, जैसे मॉडल पेपर होते हैं ना, वैसे ये मॉडल फॉर्म होगा। तो आवेदन पत्र का जो प्रारूप है वो जो इसकी बोर्ड की वेबसाइट है raj.edu.board.rajasthan.gov.in, इस पर जारी एक लिंक है। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो शॉर्ट नोटिस था उसमें इसकी जानकारी दी गई थी कि रिट राज 2022 के नाम से एक लिंक भी वहां पर एक्टिव कर दिया जाएगा। तो ये लिंक एक्टिव हो चुका है वेबसाइट पर, मैंने वहीं से ये डाउनलोड किया है। तो इस लिंक पे जाके आप जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है जो आपको ऑनलाइन भरना है, उसका एक प्रारूप आपको मिल जाएगा। उसका क्या मिल जाएगा, एक प्रारूप आपको मिल जाएगा। उस प्रारूप को आप एक बार पहले हाथ से भर ले, एक कच्चा चिट्ठा जैसे बोलते हैं, ब्लूप्रिंट जैसे, तो उसको एक बार भर ले। उसको भरने के बाद आप ऑनलाइन फॉर्म भरें ताकि कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि इन्होंने बोला है कि अगर किसी तरह की कोई मिस्टेक हो जाती है तो फिर उसको सही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो परीक्षार्थी अपना नाम, माता और पिता के नाम सही वर्तनी में और कक्षा 10 उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के अनुसार दर्ज करें। मतलब 10th क्लास में जो आपके माता पिता का और आपका नाम है उसी के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। अभी फर्क नहीं पड़ता आधार कार्ड में क्या है, ग्रेजुएशन में क्या है, 10th की मार्कशीट में जो है वही रहेगा। तो अच्छे से इसको जांच लें। कंप्यूटर एजेंसी वाले, ई मित्र वाले, उनके भरोसे ना रहे। अगर उन्होंने भी कोई गलती कर दी, उनका कुछ नहीं जाएगा, आपका जो है एग्जाम बिगड़ जाएगा। तो किसी के भरोसे ना रहे। हो सकता है अगर इन्होंने सुविधा दी है तो वो प्रारूप डाउनलोड करके कहीं से भी प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और उसको एक बार घर पे बैठ के रफली उसको भर दीजिए। जो भी काटा पीटी होगी उसी में हो जाएगी। उसको अच्छे से रीचेक करके फिर आप जाइए घर पे भरिए या वहां से भरवाइए, फिर ऑनलाइन जो है आपको भरना है। अब देखिए एक और थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। रिट 2021 के लेवल 2 में सम्मिलित हुए आवेदकों को रिट 2022 का आवेदन भरते समय सर्वप्रथम रिट 2021 का पुराना आवेदन या नवीन आवेदन में से एक चुनना होगा। अब उनको वहां पे चूज करना पड़ेगा, पुराना आवेदन है या नया आवेदन है। वर्ष 2021 के पुराने आवेदन का चयन कर अभ्यर्थी अपने वर्ष 2021 के आवेदन का क्रमांक, देखो जो फ्रेश ही है वो चूज करेंगे नवीन आवेदन, और जिन्होंने 2021 में एग्जाम दिया था, फॉर्म भरे थे, वो चूज करेंगे पुराना आवेदन। अब वो चूज करने के बाद में 2021 में जिन्होंने आवेदन किया था उनका क्या होगा, उनका जो आवेदन क्रमांक है, एप्लीकेशन आईडी, उनका रोल नंबर और उनका जन्म दिनांक जो है उसकी प्रविष्टि करने पर नया आवेदन खुल जाएगा। मतलब जब वो ये चीजें फिल कर देंगे ना तो उसके बाद में उनका जो है नया फॉर्म खुल जाएगा जो उनको नए वाले एग्जाम के लिए भरना है। इसका ध्यान रखना। बहुत लोगों के पैसे डूब गए थे तो थोड़ी रिकवरी हो रही है। अगर ये फीस ले लेते तो थोड़े लफड़े हो जाते। चलो आगे बात करते हैं। जिसमें 2021 में आवेदक द्वारा भरे गए पिता या पति के नाम, लिंग, वैवाहिक स्थिति, जन्म दिनांक जिनमें संशोधन संभव नहीं होगा के अतिरिक्त समस्त सूचनाएं आवेदक द्वारा भरी जा सकती है। अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें संशोधन नहीं होगा, उसके अलावा आपको जो सारी चीजें भर देनी है। चले आगे बात करें। रिट 2021 के दोनों लेवल 1 और 2 और रिट 2021 के सिर्फ लेवल 2 के आवेदकों को रिट 2022 के दोनों स्तर का आवेदन भरते समय निर्धारित योग्यता दोनों स्तर की होने पर सर्वप्रथम 2021 का पुराना आवेदन या नवीन आवेदन का चयन करना है और उसके बाद में अपना रिट 2021 के आवेदन एवं स्तर क्रमांक, रोल नंबर एवं जन्म दिनांक की प्रविष्टि करने पर ऐसे अभ्यर्थी होने पर ₹200 का शुल्क का चालान जनरेट होगा। क्या है समझाऊं इस पॉइंट को वापस से। मतलब अगर आप सिर्फ लेवल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कोई फीस नहीं भरनी है, इट्स ओके, ठीक है। पर अगर आप दोनों लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें जैसे आप पुराना आवेदन क्रमांक और एप्लीकेशन आईडी और जन्म दिनांक डालेंगे ना, तो दोनों लेवल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो पुराने भी अगर विद्यार्थी तो उनके लिए वो 200 रुपए वाला जो है वो चालान जनरेट हो जाएगा और सिर्फ आपको 200 रुपए भरने हैं। मतलब जिन्होंने 2021 में लेवल 2 से अप्लाई किया था, इस साल अगर वो दोनों लेवल में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी कुल मिला के 200 रुपए फीस लगेगी। दैट्स इट, यही चीज है इसके अंदर।
अब इसको, हाँ ये देखो डाक करके भी दिया है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने के पश्चात परीक्षा आवेदन पत्र अंतिम संप्रेषण के पूर्व परीक्षार्थी को डेटा में ऑनलाइन संशोधन का एक अवसर प्रदान किया जाएगा। तत्पश्चात सिर्फ विधवा होने की स्थिति को छोड़कर अन्य किसी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। फॉर्म भरने के बाद में एक चांस आपको दिया जाएगा ये करने का, परीक्षा ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन करने का। उसके अलावा मतलब कोई विधवा हो जाती है लेडीज तो उस स्थिति के अलावा कोई आपको संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। बाद में आप गड़बड़ी या चेंजेस नहीं कर सकते, ध्यान रख लेना। जो गड़बड़ करने के उद्देश्य से वीडियो देख रहे हैं वो भी ध्यान कर लेना। इस बार स्ट्रिक्ट है रूल, तो किसी तरह की गड़बड़ ना करें, एग्जाम से जाएंगे। आगे देखते हैं, ये हो गया। हाँ एक और चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी देख लीजिए। आवेदन पत्र में अपलोड किए जाने वाला पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। लास्ट ईयर वाला फोटो, 2 साल पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। इन्होंने मेंशन किया एक पॉइंट बना के, तो अभी तो डेट आई नहीं है, तो जाके अपना अच्छा सा फोटो खिंचवा लीजिए। इन्होंने सब इंक्लूड किया है कि आपने दाढ़ी में फोटो खिंचवा ली पर वहां एग्जाम देने आप क्लीन से चले गए तो वो बाहर निकाल देंगे, लफड़े हो जाएंगे। तो अगर दाढ़ी में फोटो खिंचाई है तो दाढ़ी में एग्जाम देने जाना, और अगर क्लीन से होके फोटो खिंचवाई है तो फिर वहां एग्जाम के टाइम भी बाबा बन के मत जाना, क्लीन से होके जाना, वैसी स्थिति में जाना होगा। गॉगल्स लगा के हीरो बन के फोटो नहीं खिंचवानी, काले चश्मे में फोटो नहीं खिंचवानी है। पर अगर आपके नजर का चश्मा लगा हुआ है और अगर आपने यहाँ पर तो स्टाइल मारने के लिए बिना चश्मा की फोटो खिंचवा ली और वह एग्जाम हॉल में चश्मा लगा के बैठ गए तो वो आपको टोक सकते हैं। तो अगर एग्जाम हॉल में चश्मा लगा के बैठने वाले हो तो फोटो भी चश्मा लगा के ही खिंचवाना, इस चीज का ध्यान रखना, वरना ये मान्य नहीं करेंगे। और इस बार एक और नई चीज, आवेदन में आपको 10वीं की अंक तालिका अपलोड करनी होगी। 10th की जो मार्कशीट है उसको आपको इसके ऊपर अपलोड करना होगा, इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना। निरस्त हो जाएंगे फॉर्म अगर एक ही आदमी ने 2 फॉर्म भर दिए तो गड़बड़ी किसी तरह की कोई ना करें। रिट में बैठने के लिए न्यूनतम योग्यताएं, कक्षा 1 से 5 तक शॉर्ट में देख लीजिए, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए 50% के साथ में, और साथ ही आपका जो है बीएड या बीएसटीसी वाला जो भी मामला है वो कंप्लीट होना चाहिए। और जो BLED वाले हैं उनका भी वही चीज है, जो आपका 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक हैं वो कोर्स आपका उत्तीर्ण होना चाहिए या अंतिम वर्ष में होना चाहिए। वही सेम पहले वाला सीन है कि आप जो भी ये कोर्स कर रहे हैं या तो आप उसके फाइनल ईयर में हो या आपने वो क्लियर कर लिया। फर्स्ट ईयर वाला और जो अभी अपेयरिंग है वो नहीं कर सकते आप, या तो फाइनल ईयर में हो तो आप फॉर्म भर दीजिए, और अगर आप पास कर चुके हो तो आप फॉर्म भर दीजिए। इसके अलावा ये देखिए सेकंड ऑप्शन, इसमें देखिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष मतलब कि सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 45% मार्क एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस भी नाम से आपका जाना जाता है तो उसमें उत्तीर्ण होना चाहिए, और राष्ट्रीय अध्यापक परीक्षा परिषद विनियम की 2000 के अनुसार उसको प्राप्त होना चाहिए। मतलब आपका ये जो भी है 45% के साथ इसको उत्तीर्ण करना चाहिए और आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाली शर्तें पहले वाली हैं, जो ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए जो भी नए भी हैं उनके लिए भी मैं बता देता हूँ कि एक तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, आपका जो भी बीएड या बीएसटीसी है वो कंप्लीट हो, 50% की जो लिमिट है वो अनिवार्य 50% आपके बनने चाहिए, और या तो आप फाइनल ईयर में हो उस डिग्री के या आपने वो क्लियर कर लिया एग्जाम, यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो स्पेशल एजुकेशन वाले हैं, जो अलग से स्पेशल बच्चों के लिए भी भर्ती निकलती है, तो उनकी भी आपकी सेम शर्त है कि आपके जो 50% मार्क के साथ डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और आप फाइनल ईयर में या तो होने चाहिए या आपका वो क्लियर हो जाना चाहिए, और 2 साल का जो है आपका स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। दैट्स इट। चलते हैं आगे। ये हो गया। कक्षा 6 से 8 के लिए भी सेम शर्त है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा अगर है तो वो या तो कंप्लीट होना चाहिए या आप उसके फाइनल ईयर में होने चाहिए, आपका बीएड का कोर्स या तो अंतिम वर्ष का होना चाहिए या वो क्लियर हो जाना चाहिए, और 50% अंकों के साथ में स्नातक स्नातकोत्तर ये कंप्लीट होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रख लिया। फर्स्ट लेवल का है या सेकंड लेवल का है, ग्रेजुएशन कंप्लीट, आपका जो एजुकेशन डिप्लोमा है वो कंप्लीट या फाइनल ईयर में आप होने चाहिए। यही शर्तें हैं इसकी, दोनों के दोनों में सेम है। कोई अगर नया विद्यार्थी देख रहा है तो उसके लिए भी शॉर्ट है, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए या फिर आपका जो है 12th वो है कंप्लीट होना चाहिए, जैसे कि बीएसटीसी वाले होते हैं, लेवल फर्स्ट वाले होते हैं, आपका 12 कंप्लीट होना चाहिए और आपका बीएसटीसी या जो भी नाम है आपका एजुकेशन डिप्लोमा का वो कंप्लीट होना चाहिए या फाइनल ईयर में होने चाहिए। लेवल 2 वाले हैं 6 से 8th वाले, उनका क्या है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और आपका बीएड या तो फाइनल ईयर होना चाहिए या कंप्लीट होना चाहिए। दैट्स इट। इतना ध्यान रखिए, ज़्यादा पॉइंट नहीं, मैं आपको शॉर्ट करके ही सारा कुछ बता रहा हूँ, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। चलिए, ये काम का नहीं, ये काम का नहीं, ये रहने दीजिए, ये रहने दीजिए। हाँ, ये चीज़ इसके बारे में ध्यान रखिए। प्रत्येक स्तर के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, विशेष योग्य जन, विधवा, तलाकशुदा महिला,
शहरी अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अर्हक अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। किसको छोड़ा है? सिर्फ जनरल वालों को छोड़ा है, बाकी सबको ले लिया है। आप सबको जो है जो भी इस कैटेगरी में आते हैं 5% की छूट दी जाएगी। क्वालिफाई ही करना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जहाँ मजे हो रहे हैं ले लो, बढ़िया है। अब आगे बात करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। कुछ नहीं बदला है, कुछ भी नहीं बदला है। ध्यान से जो नए आए हैं उनके लिए मैं पूरी डिटेल बता दे रहा हूँ, पुराने वालों को जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिए। लेवल 1 वाले जो पहली से 5वीं कक्षा तक वाले हैं, अधिकतम अंक आपके रेट्स को करेंगे। नंबर कितने लाने हैं? अपन को 90 नंबर लाने हैं, 60% बनाने हैं। जिनको आरक्षण मिला हुआ है तो ठीक है, थोड़े कम बना लेना, 55%। और समय आपको 2.5 घंटे का ही दिया जाएगा। 2.5 घंटे में 150 सवाल आपको करने हैं। वही रहेगा बाल विकास और शिक्षण विद्या फर्स्ट में, और फिर आपका लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड रहेगा। मेन चीज याद रखिए, इनमें से कोई भी भाषा आप चूज कर सकते हैं। कोई भी एक भाषा, जो भी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, जो भी आप चूज करना चाहें आप एक चूज कर लीजिए। बस ध्यान इतना रखना है कि जब सेकंड लैंग्वेज चूज करने जाए तो जो लैंग्वेज फर्स्ट चूज कर ली है वो सेकंड में चूज नहीं करनी है। एग्जाम देने जाएंगे, एक वीडियो और बन जाएगा, बट फिर भी ध्यान रखना कि ऊपर अच्छे से हेडिंग देख लो। वो जो 10 मिनट मिले ना, उसमें अच्छे से हेडिंग देख लो कि लैंग्वेज फर्स्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट है, लैंग्वेज सेकंड में कौन कौन से। ध्यान से करना, फर्स्ट वाला सेकंड में, सेकंड वाला फर्स्ट में नहीं करके आना है। अब देखो, बाल विकास और शिक्षण विद्या वाले हैं 30 बहुविकल्पीय प्रश्न 30 अंक के लिए। लैंग्वेज फर्स्ट है 30 बहुविकल्पीय प्रश्न 30 अंक के लिए, जिसमें आपसे वो व्याकरण भी पूछी जाएगी और शिक्षण विद्या भी इंक्लूड है। और फिर भाषा सेकंड की बात करते हैं। भाषा सेकंड में भी वही 30 प्रश्न और 30 अंक के लिए, जिसमें से 15 उसके हो जाते हैं और 15 शिक्षण विद्या वाले हो जाते हैं। हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब देखो खंड 4 में आओ। गणित के जो विद्यार्थी हैं 30 प्रश्न उनसे बहुविकल्प के गणित के पूछे जाएंगे। ये फर्स्ट लेवल की बात कर रहा हूं मैं। 30 प्रश्न उसके पूछे जाएंगे और 30 ही जो है 30 अंक के लिए पर्यावरण के पूछे जाएंगे। इस चीज का हो गया ध्यान। फटाफट आगे बढ़ते हैं। प्रश्नों के स्तर और प्रकृति के बारे में जान लो, फिर बोलोगे कि टफ आ गया और सिलेबस के बाहर आ गया, तो वो नहीं होगा। बाल विकास एवं शिक्षण विद्या प्रश्न पत्र में 6 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों के पठन एवं पाठन के स्तर से, 6 से 11 साल के जो बच्चे होते हैं उनके लेवल के संबंधित आपसे शैक्षणिक मनोविज्ञान और विद्यार्थियों के विविध मानसिक स्तर, उनकी आवश्यकता, उनकी अंतर्क्रिया और अच्छे शिक्षक के गुण और विशेषताओं आदि के बारे में समझ रखने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। ओल्ड पेपर देख लीजिए, वरना सीटेट वाले पेपर देख लीजिए, अच्छा आइडिया लग जाएगा। उस टाइप के प्रश्न बनने वाले इस बार। भाषा फर्स्ट के प्रश्न पत्र में आवेदन भरते समय अंकित भाषा से संबंधित निपुणता की जांच हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे, जिससे उसने आवेदन पत्र में दर्शाया। जो भी फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज चुना है वो उसके अकॉर्डिंग होगा, तो अच्छे से कर लेना। ये प्रश्नों की प्रकृति और स्तर का पता चल गया। अब आगे देखिए, भाषा सेकंड का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक है, जिसे उसने आवेदन पत्र में दर्शाया है, किंतु यह भाषा 1 के अनुरूप चयनित भाषा से भिन्न होनी चाहिए। ऊपर मैंने आपको बता दिया। गणित तथा पर्यावरण अध्ययन विषय के प्रश्न पत्रों में संकल्पना, समस्या निवारण क्षमता और विषय के अध्यापन कौशल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। स्मार्ट स्टडी का नाम सुना है, तो सब कुछ उठा के ऐसे ही नहीं पढ़ लेना है। अगर इन्होंने कुछ विज्ञप्ति बनाई है तो सोच समझ के बनाई होगी। ध्यान रखना, पढ़ते टाइम ये चीजें अपने दिमाग में छाप लेना कि जो आप पढ़ रहे हो ना उसमें किस बेस पे क्वेश्चन आएंगे। संकल्पना जो होगी, समस्या निवारण क्षमता जो होगी, और विषय के अध्यापन के कौशल, मतलब आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान रखना। बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 1 से 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण सत्र 2021-22 के पूर्ण पाठ्यक्रम एवं विषय वस्तु के आधार पर होगा। ये हुई ना बात। अभी देखो, इसको समझो थोड़ा सा। जो इससे पहले वाला एग्जाम था 21 वाला, उसमें इन्होंने क्या चीज बोली थी कि आपका जो है सिलेबस जो होगा ना, वो जो पाठ्यक्रम होगा 2019 और 20, 2019-20 के अकॉर्डिंग आएगा। 2019-20 में कौन सी पुस्तकें चलती थी अपनी, वो पुरानी वाली आरबीएससी वाली, ठीक है। तो आरबीएससी वाली जो बुक्स चलती थी उसके अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे क्वेश्चन। ये लास्ट विज्ञप्ति के अंदर मेंशन किया था, पर इस बार अब कौन सी चल रही है उसके अकॉर्डिंग पूछेंगे। ये अपनी एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसके अकॉर्डिंग इस बार पूछे जाएंगे। सत्र कौन सा आपका? सत्र 2021 और 22, 2021-22 में एनसीईआरटी ही चल रही है, तो उसके आधार पर जो है विषय वस्तु के आधार पर जो है प्रश्न आपके होंगे। और ये चीज ध्यान रखो, प्रश्नों का कठिनाई इस तरह सेकेंडरी मतलब कक्षा 10 तक होगा। आप बुक्स को ध्यान से देखेंगे ना, तो जो 6 से 10 तक की बुक है वही चीजें हैं सब में सेम, पर उनका लेवल अप होता जा रहा है। तो आपको क्या है कि बोल तो दिया है कि आपका पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना है, पर आपको बुक्स कहाँ तक पढ़नी पड़ेगी? 10 तक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इसका जो कठिनाई स्तर होगा ना वो कक्षा 10 तक होगा। ये हिंट है, इसीलिए दे रखा है कि सुनो भाई, कक्षा 10 तक अच्छे से पढ़ के आना, कठिनाई का स्तर जो है उस लेवल तक होगा। अब प्रश्न पत्र का भाषा माध्यम भाषा विषयों को छोड़कर हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषीय होगा। जो आपका भाषा वाला है वो इंग्लिश है तो इंग्लिश, संस्कृत है तो संस्कृत, उर्दू है तो उर्दू, हिंदी है तो हिंदी। इसके अलावा जो आपका मैथ्स हो गया, पर्यावरण हो गया,
सेकेंड लेवल में जैसे एसएसटी हो जाएगा तो द्विभाषीय बाइलिंगुअल में होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया जाएगा। ये भी हो गया। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। लेवल 2 में भी सेम है, मैं रिपीट नहीं करूंगा। सेम 150 सवाल, सेम 2.5 घंटा, सेम बाल विकास और शिक्षण विद्या, सेम लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड, वही मार्किंग, वही नंबर, सेम 30 सवाल। साइकोलॉजी के 30, उसमें शिक्षण विद्या इंक्लूड, लैंग्वेज फर्स्ट के 30, लैंग्वेज सेकेंड के 30, वही 30 और उसमें शिक्षण विद्या सम्मिलित। अब आ जाओ इधर, जो खंड 4 हैं, महारथी लोग, गणित और विज्ञान वाले शिक्षक जो हैं, तो उनके लिए गणित और विज्ञान के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे 60 अंक के लिए। और जो सामाजिक अध्ययन के शिक्षक हैं हमारे एसएसटी वाले गुरुजी, उनके लिए सामाजिक अध्ययन के 60 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे 60 अंक के लिए, जिसमें कि शिक्षण विद्या इंक्लूड होगी। अन्य विषय के शिक्षक अगर कोई हैं तो उनके लिए भी 60 बहुविकल्पीय प्रश्न, वही 90 और ये 60, 150 ये हो जाएंगे कंप्लीट आपके। पहले वाला सिस्टम, नए बच्चे भी कंफ्यूज मत होना कि पुराने वालों के लिए वीडियो बना दिया, आपके लिए भी है। ऊपर मैंने जो फर्स्ट लेवल के लिए बताया ना, वो सेकंड लेवल पे अप्लाई कर दो। बस आपका जो खंड 4 है उसमें वो जो गणित और पर्यावरण था उसको हटा के अपना सब्जेक्ट डाल दो, गणित और विज्ञान, और सामाजिक अध्ययन है तो सामाजिक अध्ययन। लैंग्वेज चूज करने का मैंने आपको बता दिया। प्रकृति देख लो भाई, सेकंड लेवल वालों। बाल विकास एवं शिक्षण विद्या प्रश्न पत्र में 11 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के पाठ वाले स्तर की होगी, और इससे संबंधित जो शैक्षणिक मनोविज्ञान है, विद्यार्थियों के विविध मानसिक स्तर और उनकी आवश्यकता, उनसे अंतक्रिया तथा अच्छे शिक्षक के गुण एवं विशेषता आदि के बारे में समझ और परख रखने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। दैट्स इट। और अब आगे देख लीजिए, वही है कि लैंग्वेज चूज करते समय आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट लैंग्वेज अलग होनी चाहिए, सेकंड अलग होनी चाहिए। अब देखो, ये गणित है, विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन विषय के प्रश्न पत्रों में संकल्पना, समस्या निवारण क्षमता है, विषय के अध्यापन कौशल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। थोड़ा सा लेवल अप होगा, 6 से 8 तक के बच्चे हैं। कक्षा 6 से 8 तक के गणित या विज्ञान के विषय में समान अनुपात में 60 प्रश्न, समान अनुपात मतलब समझ गए, गणित के 30 प्रश्न और विज्ञान के 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और सामाजिक अध्ययन वाले बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, बेचारे बांट ही नहीं सकते, तो 60 प्रश्न उसमें से उठा के दिए जाएंगे। ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका कठिनाई स्तर देख लो। 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, 2nd ग्रेड की अपना हो जाएगी, तो इसके बारे में एक वीडियो भी बनेगा। तो अच्छा है, 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड दोनों की साथ में तैयारी हो रही है। अभी से 2nd ग्रेड पढ़ने लग जाओ, रिट 2nd ग्रेड और जो आगे 3rd ग्रेड आने वाली है सबकी साथ में तैयारी हो जाएगी, अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड जो है, कक्षा 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित, मतलब एनसीईआरटी बुक्स बेस है, और सत्र 2021-22 पूर्ण पाठ्यक्रम, पूरा, कोई कटा चट्टा नहीं, पूरा का पूरा आएगा, उसके विषय वस्तु के आधार पर होगी। और प्रश्नों की कठिनाई का स्तर सीनियर सेकेंडरी लेवल कक्षा 12 तक। क्या करना है आपको, जो 11 12 की आपकी जो बुक्स हैं उसमें से उस लेवल के क्वेश्चन भी आपको उठा के पूछ सकते हैं। तो पेपर नहीं करना था आउट, और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब चलो, जो ऑप्शन है वही करना पड़ेगा। तो 12th लेवल तक का कठिनाई का स्तर रहेगा, तो तैयारी को और मजबूत करो। ये वीडियो देखने के बाद पढ़ने बैठ जाना। परीक्षा प्रक्रिया एवं आयोजन एक बार फिर से देख लो, कोई डाउट मन में मत रखना। परीक्षा की तिथि 23 और 24 जुलाई 2022। परीक्षार्थियों की संख्या अगर बढ़ जाती है, सेंटर अगर नहीं मिलते हैं, तो परीक्षा की तिथियां बढ़ सकती है, जैसे कि 25 जुलाई कर दी और 26 कर दी, 27 कर दी। जब तक एग्जाम चलेगा तब तक ये करेंगे। प्रथम पारी की परीक्षा अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि फर्स्ट लेवल की कब है, सेकंड लेवल की कब है, यही पार या डिसाइडेड है बस दो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली तो लगभग सेकंड लेवल वाले फर्स्ट में घुसना ही है। तो प्रथम पारी की परीक्षा प्रातः 10 से 12:30 बजे तक, ये आपका फर्स्ट रहेगा। और द्वितीय पारी की परीक्षा जो है वो 3 से 5:30 बजे तक, 3 बजे से शाम को 5:30 बजे तक। नोट अच्छे से देखो, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है, उन्हें दोनों परीक्षाओं के निर्धारित समय पर परीक्षा देनी होगी। किसी भी अभ्यर्थी को संबंधित परीक्षा की निर्धारित अवधि समाप्त होने से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। अगर ये दे दिया आप भाग के दूसरे देते हो, नहीं, प्रॉपर टाइम सबको मिलेगा। तो अच्छे से पूरा एग्जाम अटेंड करना है, फर्स्ट लेवल भी और सेकंड लेवल भी। तो ये आपका सीन रहेगा। एग्जाम डेट बता दी, ऊपर नीचे हो सकती है, इसका ध्यान रखना। और जानकारी है, बहुत ही शानदार विज्ञप्ति निकली है, बड़ी सी वीडियो भी बड़ा हो रहा है साथ में। हाँ, रीट कार्यालय द्वारा प्रवेश पत्र लो, एडमिट कार्ड कब आएंगे, एडमिट कार्ड कब आएंगे, ये इसने ये भी बोल दिया। रीट कार्यालय द्वारा प्रवेश पत्र, ये जो बोर्ड की वेबसाइट है, 4 बार पहले नाम ले चुका हूँ, इस पर जो लिंक जारी होगा 4 बार पहले नाम ले चुका हूँ, रीट राज 2022, इसकी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। डेट भी दे दी है, 14 जुलाई को शाम को 4 बजे से लगभग आपके जो है एडमिट कार्ड निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। 10 दिन पहले रिजर्वेशन करवा देना, बाहर सेंटर आएगा तो इस बाबत सूचना जो है समाचार पत्रों और वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी, और मेरे द्वारा भी जारी की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे अगर तो। और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर प्रवेश पत्र संबंधी सूचना ईमेल अथवा मोबाइल नंबर पर संदेश से भी भेजी जा सकती है। ये मुझसे भी पहले बता देंगे, एसएमएस कर देंगे आपको कि भाई एडमिट कार्ड आ गया है, डाउनलोड कर लो। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। कैसे करना है, इजी है, नहीं होगा उस पर भी वीडियो बनाएंगे।
इस हेतु आवेदन पत्र और चालान की प्रति सुरक्षित रखें। फॉर्म भरने के बाद रद्दी में नहीं डालना है, रफ पेपर नहीं बनाना है, अच्छे से फाइल करके रखना, बहुत बार भूल जाते हैं। ज्यादा दिक्कत हो सॉफ्ट कॉपी ले लो, फोन में फोटो खींच के रख लो, ठीक है। डाक द्वारा प्रवेश पत्र नहीं भेजे जाएंगे, ये नहीं बोलेंगे कि हमने पैसे भरे थे और हमको तो पोस्ट से भेजो प्रवेश पत्र, नहीं, ऑनलाइन ही डाउनलोड करने पड़ेंगे। सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पहले पहुंचना अनिवार्य है। 2 घंटे पहले पहुंच जाना, बाद में नाटक नहीं करने हैं। अब स्रोत लेख के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश अगर किसी को जानने हैं तो रिट की वेबसाइट पे देख सकते हैं। रिट की ऑफिशियल वेबसाइट गूगल पे सिंपल टाइप करोगे ना तो भी खुल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर हाँ वही नॉर्मल कि अगर परीक्षा बुकलेट में कोई गलती होती है तो 10 मिनट पहले आप बदला लो। और 4 विकल्प होते हैं, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के 4 विकल्प होते हैं, ABCD। उनमें से एक ही उत्तर का चयन करना होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रख लो। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, ये मैं क्लियर कर देता हूँ, दूसरे कलर में करता हूँ, रुको। हाँ ये लो, इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो सर नेगेटिव मार्किंग किस में होगी? जो 3rd ग्रेड वाला एग्जाम दोगे ना, इसके बाद में ये क्वालिफाई अगर कर लेते हो अच्छे से तो 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा वाला जो एग्जाम दोगे उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग डाली है। अच्छा खासा हो रहा था रेट में, तो अब कांड है अपने अपने। तो अब 3rd ग्रेड का जो एग्जाम दोगे उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, पर पात्रता परीक्षा में अभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्के लगा सकते हैं बिंदास। प्रश्न पत्र, ये आगे पढ़ लेते हैं। प्रश्न पत्र पुस्तिका में 150 प्रश्न होंगे। खंडवार प्रश्नों की संख्या अनुच्छेद 4 के अनुसार होगी। चलिए, प्रश्न पत्र एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, 150 सवाल है, 150 नंबर का होगा, ये भी ठीक है। चलो, कोई खास नहीं है बताने लायक, ये छोड़ो। OMR सीट का भी वही है, गोले वोले करने वाला एग्जाम तो दिए ही होंगे। सिंगल गोला भरना होता है, 150 प्रश्न करने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो सारे करके आने ही हैं। गोले ढंग से भरने हैं, गलती नहीं करने हैं, वरना 2 गोले भर दिए तो गलत हो जाएंगे। सारा हो गया, सारा हो गया। अरे हाँ, ये चीज़ तो प्यारे साथियों, जिन्होंने पिछली बार जूतों में ब्लूटूथ लगाया था, जितने भी नाम के पीछे राम लगाने वाले थे और काम रावण से भी गए बीते थे, उनके लिए विशेष सूचना इन्होंने हाईलाइट किया है, मैं डबल हाईलाइट करता हूँ। परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुसूचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय अधिनियम के तहत जो भी ये नियम है, अब इसमें क्या है, प्रश्न पत्र पर, हाँ ये ध्यान रखो, ये ध्यान रखो। सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग, जैसे कि बूट के अंदर ब्लूटूथ या कान के पीछे ऑपरेशन करा के ब्लूटूथ, इसका उपयोग नहीं करना है, इसका सहारा नहीं लेना है। और अनाधिकृत प्रवेश, जबरदस्ती नहीं घुसना है, फेक आईडी बना के नहीं घुसना है। प्रश्न पत्र पर कब्जा, जो सेंटर के ऊपर बिक गए थे और फोटो खींच के भेज दी थी, वो सभी उनका प्रकटीकरण, पैसों के लालच में प्रश्न पत्र दिखाने वाले, हराम का खाने वाले, और संबंधित अपराधों के लिए कठोर कानून का प्रावधान किया गया है। कठोर कानून कैसे, आगे देखो। अनुचित साधनों में लिप्त परीक्षार्थी के लिए 3 वर्ष तक के कठोर कारावास, 3 साल जेल के अंदर बैठ के तैयारी करना अगर अलाउ करे तो, और रुपए कितने, 1 लाख रुपए न्यूनतम जुर्माने के लिए प्रावधान किया गया। 3 साल जेल में और 1 लाख रुपए निकलवा लेंगे। जितने में पेपर खरीदोगे उससे कम है, पर हाँ लिए जाएंगे। और परीक्षार्थी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा षड्यंत्र या अधिनियम वर्णित अनुचित साधनों में लिप्त होने पर स्टूडेंट करते हैं तो सजा तो है पर थोड़ी कम है, पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति है, कोई चौधरी बनता है, तो उनको न्यूनतम 5 साल के लिए जेल में डालेंगे। देख लो कितना, न्यूनतम 5 साल, और 10 साल के लिए भी डाल सकते हैं, अंदर से बिजनेस नहीं कर पाओगे। और न्यूनतम कितने, 10 लाख रुपए, ठीक है। देख लो, पहले ही सोच लो, गड़बड़ी की है तो जेब में 1 लाख रुपए रेडी रखना जुर्माना भरने के लिए, और 3 साल जेल का पानी पीना ही पड़ेगा। और जुर्माना जो कि 10 करोड़ तक हो सकता है, नहीं कर पाओगे, इससे बढ़िया पढ़ाई कर लो, कि दंडित करने के प्रावधान किए गए हैं। शानदार वाली सजा दी गई है। आई होप इस बार जो बेचारे अपने दुनिया भर के पैसे लगा के पढ़ रहे हैं ना, उनका फ्यूचर मत खराब करना भाई लोगों, है ना, मेरी भी रिक्वेस्ट है। दोष सिद्धि पर 2 वर्ष की कालावधि के लिए कोई सार्वजनिक परीक्षा, अरे ये लो 2 साल तैयारी करना अंदर बैठ के, और 2 साल तक कोई परीक्षा आप नहीं दे पाओगे। तो इस चीज़ का चलो ध्यान रखो। थोड़ी कॉमेडी हो गई, अच्छी बात है। ध्यान से रखना बच्चों, किसी के भी बातों में आके, किसी के भी लालच में आकर के प्लीज़, ना हमको पेपर लेने हैं, ना हमको चीटिंग करनी है, ना हमको गड़बड़ी घोटाला करना है। आपके पास समय है तो प्लीज़ वो 1 लाख रुपए वहाँ देने की बजाय 1000 रुपये किताबों पे लगाइए, और फ्री में पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अच्छे से तैयारी कीजिए दोस्तों। कोई मतलब नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होता है, आपके साथ पढ़ने वाले बच्चों का टाइम वेस्ट होता है, तो इस तरह की हरकतें आपको नहीं करनी है, ठीक है। किसी तरह की चीटिंग मत करना, स्ट्रॉन्ग कानून है, और इसी बार गड़बड़ी हुई है तो इस बार ये माफ़ नहीं करेंगे, नो चांस, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। जो नंबर की बात आई है कि
न्यूनतम प्राप्त पात्रता अंकों का निर्धारण, मतलब आपको क्वालिफाई करना है इस बार तो एग्जाम, और ये आजीवन रहेगा। एक बार आपने क्वालिफाई कर दिया तो आजीवन रहेगा, तो जोर लगा दीजिए पूरा, क्वालिफाई आपको एनीवे करना है, वरना गिल्ट में रह जाओगे कि क्वालिफाई भी नहीं हुआ। तो इसमें देख लो कि क्वालिफाई के नंबरिंग क्या है। सामान्य और जो भी अनारक्षित हैं, चाहे वो टीएसपी के हैं चाहे वो नॉन टीएसपी के हैं, उनको क्या करना है 60% अंक लाने हैं, मतलब 90 नंबर उनको लाने हैं। जो अनुसूचित जनजाति से हैं उनको नॉन टीएसपी में 55% लाने हैं, और अगर टीएसपी से हैं तो 36% लाने हैं। इसके अलावा देखो अनुसूचित जाति, देखो एसटी अलग है और ये एससी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, तो एससी और ओबीसी वाले जो हैं, एमबीसी वाले जो हैं और ईडब्ल्यूएस वाले जो भी भाई लोग हैं, उनके लिए 55% ही रहेगा, कहीं भी हो भली। समस्त श्रेणी की विधवा और परित्यक्ता जो डिवोर्सी महिलाएं हैं और जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, देश की सेवा कर चुके हैं, उनके लिए और कम है। आप 50% अंक लाके भी, मतलब 75 नंबर लाके भी आपका जो है एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। किनका? जो विडो है, डिवोर्सी हैं और जो भूतपूर्व सैनिक हैं। इसके अलावा जो स्पेशल हैं, जो निःशक्त जन हैं, उनकी अगर श्रेणी में आते हैं आप, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 40% मार्क्स लाने हैं, और अगर शहर या जनजाति से आप संबंधित हैं तो आपको 36% मार्क्स लाने हैं। न्यूनतम इन्हीं के हैं जो अनुसूचित जनजाति के टीएसपी क्षेत्र के हैं और शहर या जनजाति के हैं, इनको 36% लाने हैं। बाकी सबके आपके हो गया, मैं बार बार रिपीट नहीं करता हूँ, वीडियो बड़ा हो गया ऑलरेडी। तो ये चीज़ हो चुका है। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना, फॉर्म भरने जाओगे ना दोस्तों, तो पड़ोसियों के नंबर मत देके आना, और ई मित्र वाले भैया की ईमेल आईडी मत देके आना। अपनी ईमेल आईडी पढ़े लिखे लोगों को सबका होगा, तो ट्राई करना कि अपना जो एक्टिव मोबाइल नंबर है और जो ईमेल आईडी है वो दे दो। कहीं से भी नोटिफिकेशन नहीं मिला तो इनके थ्रू आपके पास तो भेज दिया जाएगा, किसी के भरोसे आपको नहीं रहना है। ओएमआर सीट पत्र की रीचेकिंग, रीअसेसमेंट और सिक्योरिटी का प्रावधान नहीं है। देखो हाईलाइट कर दिया, रीचेकिंग नहीं है, रीअसेसमेंट नहीं है और सिक्योरिटी का भी कोई प्रावधान नहीं है। इस संबंध में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कुछ नहीं होता है, 10वीं 12वीं की बोर्ड नहीं है जो रीचेक करवा लोगे। परीक्षा केंद्र पर वही नीला और काला बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, पेंसिल लेके मत पहुंचना, जेल पेन लेके भी मत पहुंचना। प्रवेश पत्र की मूल प्रति और पहचान पत्र दोनों एग्जाम के लिए अलग अलग प्रवेश पत्र ले लेना, और अपनी जो है ओरिजिनल आईडी कार्ड अपने साथ में रखना, और एक उसकी फोटोकॉपी भी ले लेना, उसके बिना फिर अंदर नहीं दिया जाएगा। ये देखो, परीक्षा में प्रवेश के समय परीक्षा के दौरान आवश्यकता अनुसार बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन और प्रचलित निर्देशों के अनुरूप पेट फिक्सिंग की जाएगी। सिक्योरिटी बढ़ रही है, ध्यान रखना। परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, आभूषण, ये सब नहीं ले जाना है। स्कूल वालों से मेरी विनती है, अगर आप बच्चों को घड़ी के लिए मना करते हैं तो प्लीज़ क्लासरूम के अंदर घड़ी प्रोवाइड कराएं। बच्चों को दिक्कत होती है, घंटी के बेस पे नहीं हो पाता है एग्ज़ाम। मेरे हिसाब से जो नॉर्मल वाली घड़ी है वो अलाउ करनी चाहिए, पर ठीक है। परीक्षार्थी को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी, उसके बाद में नहीं जा सकते। आधा घंटा लेट तक प्रवेश अनुमत है, पर फिर भी टाइम पे पहुंचे, अपन को एग्जाम पास करना है। एक और चीज, परीक्षा परिणाम तैयार करने से पूर्व प्रश्नमय उत्तर, ठीक है, कैसे? प्रश्न के साथ उत्तर रिट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे रिजल्ट से पहले। तत्पश्चात परीक्षार्थी निर्धारित समय में, उस वक्त अलग से नोटिफिकेशन आएगा इसके लिए, टेंशन नॉट, समय में अपनी आपत्ति ₹300 के अनुसार इस ही वेबसाइट के थ्रू जारी जो लिंक है रिट राज, इसके ऊपर लिंक के माध्यम से रिट कार्यालय में भेज सकते हैं। 300 रुपये लगेंगे, और अगर कोई भी आपत्ति है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल वेबसाइट आंसर की, तो आप भेज सकते हैं। आपके लिए ओपन किया जाएगा वो पोर्टल, उसकी भी सूचना आपको मिल जाएगी। उसके बाद में कुछ नहीं होगा, उसी डेट में जो कर लिया सो कर लिया, और रात में जो है उस डेट के बाद में जो लास्ट डेट होगी 12 बजे बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बढ़ना है। इन केस कोई सिचुएशन वो बढ़ जाए तो बढ़ जाए, वरना नहीं, प्रॉपर टाइम मिलेगा फिर नहीं होगा। लिंक पर प्राप्त आपत्तियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आपत्ति विचार की जाएगी। यूं नहीं के सफेद लिफाफा लेके आ गए और भेज दिया लेटर लिख के, हाँ कोई नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन ही करना है। प्रोसेस जो भी होगा तब की तब देखेंगे। अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना निर्धारित समय में ऑनलाइन ही आपत्ति दर्ज करें। परीक्षा विभिन्न दिनांकों या विभिन्न पारियों में होने के कारण प्रत्येक पारी में अलग अलग प्रश्न पत्र सेट द्वारा आयोजित की जाएगी। अब ये नहीं है, जो इस चीज़ से गुजर चुके हैं, जो नए बच्चे हैं उनको देख लो, एक मन में सवाल आता है कि सर सेम पेपर तो नहीं आ जाएगा? नए बच्चे पूछते हैं अक्सर, सेम पेपर नहीं होता है। जो भी बैठे हैं वो उसी लेवल का प्रश्न पत्र सेट करते हैं। अगर अपनी किस्मत ना हो ऐसी कि बराबर लेवल रहता है सारे क्वेश्चंस का, तो हर पारी में और हर दिन अलग पेपर आएगा, अलग क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद में जो है परीक्षा परिणाम जहाँ पर तैयार किया जाएगा ना, तो करने में यथा आवश्यकता रिट कार्यालय नॉर्मलाइजेशन अर्थात स्केलिंग प्रक्रिया अपना सकता है। यह ध्यान रखना, सेकंड ग्रेड में भी इस बार इस चीज़ को बोला है और रिट में भी है, होती है लगभग। तो नॉर्मलाइजेशन जो स्केलिंग की प्रक्रिया है वो अपना सकता है बोर्ड, पहले ही इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया है, नई चीज़ कुछ नहीं छोड़ी है, इसको ध्यान में रखना दोस्तों। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर इस परीक्षा में सम्मिलित होने की प्रोविजनल रूप से अनुमति दी जाएगी। चलिए ये कुछ काम का नहीं है,
ये भी कुछ काम का नहीं है, छोड़िए, इस सब भी कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ देखो, अब अगर आपके पास खाली टाइम है कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। टाइम टू टाइम क्या करें, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये आप एग्जाम टाइम में करेंगे ना कभी कभी, वैसे कभी कभी इन दो को भी छेड़ लेना है। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये, और जो इसका अंदर लिंक दे रखा है, इसको भी देखते रहिए, कोई नई सूचना आ जाए। वैसे तो हमारे चैनल है ही, सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपसे पहले हम देख के बता ही देंगे। फिर भी ये चेक करते रहिएगा, इनकेस अगर आप चाहते हैं कि हम किसी के भरोसे ना रहें। तो किसी भी तरह का कोई विवाद होता है तो न्यायिक क्षेत्र अजमेर रहेगा। चलिए, ये कोई दिक्कत नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा घोषणा पत्र का प्रारूप, जो आपसे घोषणा करवाई जाएगी वो इस तरह की घोषणा होगी। ए का प्रारूप है और ये बी का प्रारूप है, इस तरह का घोषणा पत्र रहेगा, ये भरना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों बहुत ही खतरनाक बड़ा वाला वीडियो बन गया है, पर आई होप मैंने एक एक पॉइंट आपका अच्छे से डिस्कस कर लिया। मैं वापस रिपीट कुछ भी नहीं करना चाहूँगा, मैंने अच्छे से एक एक चीज़ आपको बताई है, हाईलाइट करके। फीस क्या है, डेट क्या है, तरीका क्या है, सजा क्या है, सिलेबस क्या है, नंबर क्या है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग हमने डिस्कस कर लिया है। तो बस अब आपके पास एक ही काम रह गया है, एक वीडियो और इसके बाद में आने वाला है सिलेबस का, उसमें देख लेना कि कौन कौन से सिलेबस चेंज हुए हैं, कौन कौन सा क्या है, टॉपिक हटे हैं, जुड़े हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और रीड के लिए कौन सी बुक्स वगैरह हैं तो वो भी अपने चैनल पर अवेलेबल है, कौन कौन सी बुक्स लानी है, टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करनी है, चैनल के ऊपर ही है, सब कुछ मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, और नया कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी मिल जाएगी चैनल पे, है ना, दिक्कत नहीं है कोई, आराम से चेक कर लेना दोस्तों। तो मैं आज का वीडियो अब यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखिए, हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी तैयारी को आप जारी रखो। और